जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आपकी रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम समझ रहे थे विशेषण को और कल की क्लास में हमने विशेषण में जाना कि विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला संरचना के आधार पर, पहला स्थान के आधार पर और दूसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर हमने दो विशेषण देखे, पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वह विशेषण होते हैं जो विशेष्य से पहले प्रयोग हो और विधेय विशेषण वह विशेषण होते हैं जो विशेष्य के बाद में प्रयोग हो। और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर हमने 5 विशेषण देखे। पहला संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण, चौथा गुणवाचक विशेषण और पांचवा था व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें से हमने कल की क्लास में संख्यावाचक विशेषण को समझा था और साथ ही इसके उदाहरण सहित हमने इसे अच्छे से जाना और समझा। आइए दोस्तों, अब समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण को। तो हेडिंग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि परिमाण शब्द से ही स्पष्ट है जिसको नापा या तोला जा सके, यानी कि परिमाण जिसे नापा या तोला जा सके। तो इसमें लिखेंगे जिसको नापा या तोला जा सके उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो इसी में लिखेंगे यह 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला डालेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहां निश्चित वस्तु का बोध हो। तो लिखेंगे जहां निश्चित वस्तु का बोध हो। या निश्चित संख्या का बोध हो। जहां निश्चित वस्तु या संख्या का बोध हो। जैसे उदाहरण देखें, यानी कि निश्चित वस्तु होनी चाहिए। जैसे बाजार से 10 किलो चावल ले आना। जैसे बाजार से 10 किलोग्राम चावल ले आना, यानी कि 10 किलोग्राम चावल, यहाँ पर यह निश्चित है, यानी कि 10 किलोग्राम चावल निश्चित वस्तु है, निश्चित संख्या है। यानी कि जहाँ पर निश्चित वस्तु संख्या का बोध हो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो यानी कि बाजार से 10 किलो चावल ले आना, यानी कि 10 किलो चावल निश्चित सामग्री है, तो यह निश्चित परिमाणवाचक संख्या में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे और देखें, जैसे 5 मीटर कपड़ा, जैसे 5 मीटर कपड़ा जो निश्चित है, तो
5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा ले जाओ, यानी कि 5 मीटर कपड़ा ले जाओ। यहाँ पर 5 मीटर निश्चित है, यानी कि 5 मीटर कपड़ा है, तो यह भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और जैसे देखें, जैसे यह बाइक 15,000 की है, या साइकिल 15,000 की है, यानी कि साइकिल 15,000 की है, तो यहाँ पर 15,000 निश्चित संख्या है। 15,000 क्या है यहाँ पर? निश्चित संख्या है, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्योंकि जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध कराए, जहाँ निश्चित वस्तु, यहाँ पर निश्चित संख्या लिखे, जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 10 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 15,000, यानी कि साइकिल 15,000 की है, तो 15,000 यहाँ पर निश्चित है। जैसे 2 ट्रक भरकर रोड़ी ले आना, यानी कि 2 ट्रक यहाँ पर निश्चित है, यानी कि 2 ट्रक में रोड़ी ले आना। और जैसे देखें कि 5 किलो आलू ले आना, जो भी निश्चित संख्या है, यानी कि निश्चित संख्या का बोध हो, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। पहला हो गया निश्चित और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि पहला था निश्चित, जहाँ निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित, जहाँ अनिश्चित संख्या का बोध हो, जहाँ अनिश्चित संख्या का बोध हो वहाँ क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे जहाँ पर अनिश्चित संख्या हो, जैसे कुछ खाने को दे दो, यानी कि कुछ खाने को दे दो या कुछ खाने के लिए खाने को ले आओ। यहाँ पर कुछ है, यानी कि कुछ, यह निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है कुछ, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जैसे देखें, जैसे जरा सा या जरा सी सब्जी ले आना, ले आओ या ले आना, यानी कि जरासी, यहाँ पर जरासी सब्जी है, जरासी सब्जी ले आना या ले आओ। और जैसे देखें, बहुत सारा सोना खुदाई में मिला, यानी कि बहुत सारा यहाँ पर आ गया, कुछ आ गया, जरा सा आ गया, तो यह सभी अनिश्चित संख्याएं हैं। जैसे बहुत सारा सोना खुदाई में मिला, तो यहाँ पर है बहुत सारा, और यहाँ पर था जरा सी। हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाणवाचक विशेषण में हमने जाना जिसको नापा या तोला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं,
पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनके नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि निश्चित में जहाँ निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, और अनिश्चित में जहाँ अनिश्चित संख्याओं का बोध हो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित संख्या में हमने जाना जैसे कि बाजार से 10 किलो चावल ले आना, जैसे 5 मीटर कपड़ा, जैसे 2 ट्रक बदरपुर या 2 ट्रक रोड़ी, 2 ट्रक सीमेंट, या जो भी निश्चित संख्या है वह निश्चित संख्या में आएगी। और अनिश्चित संख्या कुछ, जरा सा, थोड़ा सा, बहुत, ऐसे जैसे शब्द आए वहाँ अनिश्चित संख्याएं होती हैं, तो यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने अभी परिमाण विशेषक को जाना और इसमें 2 प्रकार निश्चित और अनिश्चित को जाना। अब हम समझते हैं सार्वनामिक विशेषण को। सार्वनामिक विशेषण, जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे तब हमने सार्वनामिक विशेषण को जाना था। सार्वनामिक विशेषण यानी कि वाक्य में सर्वनाम के बाद, यानी कि वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम हो और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो समझते हैं अभी सार्वनामिक विशेषण को। तो यह हो जाएगा तीसरे नंबर का सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वाक्य के शुरुआत में, यानी कि वाक्य के शुरू में सर्वनाम शब्द हो और उसके तुरंत बाद संख्या शब्द हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम हो, यानी कि सर्वनाम शब्द हो, वाक्य के शुरुआत में, दोबारा लिखेंगे, वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम शब्द हो और उसके तुरंत बाद संख्या शब्द हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहां लिखेंगे वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम शब्द हो और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि हम पढ़ रहे हैं तीसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण और तीसरा सार्वनामिक विशेषण हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सार्वनामिक विशेषण में जाना कि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम शब्द हो और उसके तुरंत बाद संख्या शब्द आ जाए तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखें एग्जाम्पल, जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है।
इसकी परिभाषा पढ़ेंगे एक बार। वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम शब्द हो तो यहाँ सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है यह, और घर, घर क्या है, एक संज्ञा, संज्ञा शब्द है। वाक्य के शुरुआत में अगर सर्वनाम शब्द हो और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सर्वनामी विशेषण कहलाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा, तो क्या होगा, यह है सर्वनामिक विशेषण। और जैसे देखें, ये कुत्ता मेरा है, या यह कुत्ता मेरा है, तो यह सर्वनाम है और कुत्ता क्या है, संज्ञा है। तो यहां भी सर्वनाम और संज्ञा शब्द आ रहे हैं, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण होगा। और जैसे देखें, जैसे छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यह भी सर्वनाम का उदाहरण होगा। जैसे छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कि कोई व्यक्ति आ गया, तो यह भी सर्वनाम का उदाहरण होगा। और जैसे देखें, यह घर मेरा है, ये कुत्ता मेरा है, छत पर कोई खड़ा है। और जैसे देखें, जैसे यह लड़की मेरी बहन है, यानी कि यह यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर सर्वनाम है और लड़की क्या है, संज्ञा। मेरी क्या है, मेरी भी सर्वनाम है और बहन क्या है, यहाँ पर संज्ञा। तो यह सर्वनाम है, सर्वनाम, यह है संज्ञा, फिर सर्वनाम, और फिर संज्ञा। तो यहां भी संज्ञा, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अगर यह होता, यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, जैसे यह मेरी बहन है, तो यह क्या है, यह सर्वनाम है, सर्वनाम। और मेरी क्या है, मेरी भी सर्वनाम है। और बहन क्या है, बहन संज्ञा है। तो यानी कि यह मेरी बहन है, यह सर्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि सर्वनाम के बाद सर्वनामिक विशेषण वह होता है जहां पर वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम हो और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए। यहाँ पर सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा, सर्वनाम के तुरंत बाद है सर्वनाम, तो यह सर्वनाम का उदाहरण है, ना कि सर्वनामिक विशेषण का। यह सर्वनाम ही कहलाएगा, ना कि सर्वनामिक विशेषण। इसको हमने समझा कि यह सर्वनाम ही कहलाएगा, ना कि यह सर्वनामिक विशेषण। अब हमने जाना सर्वनामिक विशेषण को, जिसमें शुरुआत में सर्वनाम हो और सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आ जाए। उदाहरण जैसे हमने देखे, यह घर मेरा है, ये कुत्ता मेरा है, छत पर कोई खड़ा है, यह लड़की मेरी बहन है। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम आ जाए और शुरुआत में सर्वनाम हो तो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण को। अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, चौथा नंबर, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद
आदि को बताएं वह गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसमें लिखेंगे जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम या किसी संज्ञा सर्वनाम, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वाद, आकार लिखेंगे गुण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग, आकृति आदि जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग, आकृति आदि का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग, आकृति, दिशा, समय आदि को बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि यह गुण, दोष, आकार, दशा, स्पर्श, स्वाद, आकृति ये क्या है। डेफिनेशन हमने लिख ली। अब हम समझते हैं कि जो हमने यह शब्द दिए हैं गुण, दोष, आकार आदि ये क्या है। तो पहले तो डालेंगे गुण। अगर गुण की बात करें तो गुण क्या है, यानी कि गुण होते हैं जैसे अच्छाई है, ईमानदार है, दयालु है, अच्छा व्यक्ति है आदि, जैसे सभी यह शब्द इसमें आएंगे गुण में। जैसे ईमानदार, दयालु, अच्छा है तो लिखेंगे इसमें जैसे दयालु जैसे शब्द आए, ईमानदार जैसे शब्द आए, भला आदमी या भला व्यक्ति जैसे शब्द आए, अच्छा यानी कि यह इसके गुण है, दयालु, ईमानदार, भला, अच्छा। और जैसे सत्यवादी यानी कि हमेशा सत्य बोलता है, वो दयालु है, ईमानदार है, भला है, अच्छा है आदि जैसे शब्द आए, यह गुणवाचक विशेषण होते हैं। और जैसे गुण, दोष यानी कि उसका दोष क्या है। दोष की बात करें जैसे गुण में आया ईमानदार, भला, दयालु, दोष में आ जाएगा झूठा, बेईमान, कंजूस आदि से शब्द। दोष में क्या आ जाएगा, जैसे झूठा, बेईमान, जैसे बुरा, झूठा, बेईमान, कंजूस, भला, झूठा, बुरा, झूठा, बेईमान, कंजूस। और जैसे देखें लालची जैसे शब्द आए, लालची आदि जैसे शब्द आए। जैसे बुरा जैसे बुरा, झूठा, बेईमान, कंजूस, लालची आदि से शब्द आए। गुण हो गया, दोष हो गया। अब देखते हैं आकार।
गुण दोष आकार, यह गुणवाचक में ही आते हैं सब, गुणवाचक विशेषण में। तो आकार क्या, जैसे छोटा आकार है, बड़ा आकार, छोटा है, बड़ा है, जैसे आयताकार, आयताकार है, वर्गाकार है, चौकोर है, आदि जैसे शब्द आए। यानी कि जहां पर आकार का बोध हो, जहां पर गुण का बोध हो, दोष का बोध हो, आकार हो, रंग जैसे गुण दोष आकार रंग स्वाद से, गुण दोष आकार रंग स्वाद समय। रंग जैसे रंग से स्पष्ट है, जैसे लाल, काला, नीला, हरा, पीला आदि शब्द है। यानी कि रंग काला, नीला, हरा, लाल आदि जैसे शब्द है। गुण दोष आकार रंग स्वाद, अब बात आएगी स्वाद पर। स्वाद से भी स्पष्ट है, जैसे कि खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ऐसे जैसे शब्द आए। यानी कि स्वाद कैसा है उसका, जैसे स्वाद की बात करें, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, और जैसे देखें आदि। यानी कि स्वाद बताए, गुण दोष आकार रंग स्वाद और समय। समय बताए, समय क्या, जैसे मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक, ऐसे जैसे शब्द आए जहां पर। समय बताए, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक हो गया, वार्षिक हो गया, मासिक हो गया, साप्ताहिक आदि। गुण दोष आकार रंग स्वाद समय दशा और स्पर्श बचे गए। दशा जैसे जवानी, बुढ़ापा, किशोर अवस्था, जैसे ये सब दशाओं के उदाहरण हैं। तो दशा में देखेंगे जैसे युवा, किशोर, बुढ़ापा, दशा, जवानी आदि। यानी कि जहाँ पर दशा बताई जाए कि जवान है, बूढ़ा है, या जवान लिख दें यहाँ पर, जवानी से जवान अच्छा है, जवान है, बूढ़ा है, युवा है, किशोर है, किशोर है। गुण दोष आकार रंग स्वाद समय दशा और स्पर्श। लास्ट बचता है स्पर्श, यानी कि स्पर्श करके पता लगे, जैसे कठोर है, मुलायम है, कोमल है, स्पर्श करके तो पता लगेगा। जैसे स्पर्श में आएगा, जैसे खुदरा है, कोमल है, कठोर है, मुलायम है आदि जैसे शब्द आए।
पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण को। और गुणवाचक विशेषण में हमने जाना कि जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग स्वाद समय दशा स्पर्श आदि ऐसे सब आदि का बोध हो, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जहाँ पर इनका बोध हो, जैसे कि गुण है तो गुण में गुण है उसमें दयालु, ईमानदार, भला, अच्छा, सत्यवादी आदि जैसे शब्द आए। दोष में बुरा, बेईमान, कंजूस। आकार में छोटा बड़ा, वृत्ताकार, चौकोर ऐसे शब्द आए। रंग में लाल पीला हरा गुलाबी जैसे शब्द आए। स्वाद फीका है, मीठा है, नमकीन है। समय दैनिक, वार्षिक, साप्ताहिक आदि जैसे शब्द आए। दशा किशोर है, युवा है, जवान है, बूढ़ा है। और लास्ट में स्पर्श यानी कि छू के पता लगे। कोमल है, कठोर है, खुदरा है, मुलायम है, यानी कि स्पर्शता के आधार पर। हमारा गुणवाचक विशेषण यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम समझते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण को, यानी कि हम संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 4 विशेषण समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं 5वां विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो 5वां डालेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक इसके नाम से स्पष्ट है, जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो। यानी कि व्यक्तिवाचक लिखेंगे जो किसी संज्ञा से बना हो, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्ति यानी कि संज्ञावाचक विशेषण भी इसे कह देंगे, संज्ञावाचक भी हो जाएगा ये। जैसे उदाहरण देखें, जैसे राजस्थानी पगड़ी, जैसे व्यक्तिवाचक जो किसी संज्ञा से बना हो। जैसे राजस्थानी पगड़ी, जयपुरी जूती, बनारसी साड़ी। जैसे भारतीय, जापानी, बंगाली आदि जैसे उदाहरण आएंगे इसमें। जैसे देखें राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी। और जैसे देखें जोधपुरी या जैसे बनारसी साड़ी, जोधपुरी जूती, जैसे जोधपुरी जूती। जोधपुरी जूती भी हो जाएगा। जैसे भारतीय, बंगाली, जापानी, अमेरिकी आदि से शब्द आए। यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा से बना हो, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजस्थानी पगड़ी, बनारसी साड़ी, जोधपुरी जूती, भारतीय, बंगाली और जापानी आदि शब्दाएं यह व्यक्तिवाचक के उदाहरण होंगे। अब हम समझ चुके हैं स्थान के आधार पर विशेषण और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण। अब हम समझते हैं विशेषण की अवस्थाएं।
विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी वो 3 अवस्थाएं होती हैं, अब हम समझते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, यानी कि 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। वो हम समझते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे विशेषण की अवस्थाएं। हेडिंग है विशेषण की अवस्था या अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। अवस्थाएं, अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूल अवस्था, तो पहली है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जहां पर किसी से तुलना ना हो, जहां किसी से तुलना नहीं होती, जहां अन्य से तुलना हो। और जहां सबसे तुलना हो वह उत्तम अवस्था, यानी कि जहां सबसे तुलना हो। मूल अवस्था जहां किसी से तुलना नहीं होती, और उत्तर अवस्था जहां अन्य से तुलना हो, यानी कि 1 2 4 से तुलना हो। और उत्तम अवस्था यानी कि सबसे तुलना हो। तो एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, सभी के एग्जाम्पल एक से, यहाँ पर हम एक से देखेंगे क्योंकि उससे ही हमें स्पष्ट हो पाएगा कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में अंतर क्या है। जैसे देखें एग्जाम्पल, सीता, जैसे देखें सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। यहाँ पर किसी से तुलना नहीं है, यहाँ पर अकेली सीता है और वह सुंदर है, यानी कि सीता सुंदर है। यहाँ पर कहा है अन्य से तुलना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी का उदाहरण देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे अन्य से तुलना हो तो सीता की और लेते हैं, सीता गीता से सुंदर है, यानी कि यहाँ पर तुलना हो गई। यहाँ पर किसी से तुलना नहीं थी, यहाँ पर खाली सीता थी जो सुंदर थी, यानी कि सीता सुंदर है, वह मूल अवस्था है, यानी कि यहाँ पर तुलना नहीं है। परंतु अन्य के साथ तुलना हो, वहाँ उत्तर अवस्था, यानी कि सीता गीता से सुंदर है। और जहाँ पर सबसे तुलना हो वहाँ उत्तम अवस्था, यानी कि सीता सबसे सुंदर है, सीता सबसे सुंदर है। हमने देखा मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। सीता सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, सीता सबसे सुंदर है। और जैसे देखें
और जैसे देखें करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, यहाँ पर करेला की किसी से तुलना नहीं है। परंतु जब हम उत्तर अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर हमें तुलना करनी पड़ेगी और हम तुलना करेंगे नीम से। करेला नीम से कड़वा है, यहाँ पर तुलना हो गई क्योंकि यहाँ पर करेला कड़वा था, यहाँ पर करेला नीम से कड़वा हो गया। और जैसे देखें जहाँ सबसे तुलना हो, यानी कि करेला सबसे कड़वा है, मूल अवस्था जहाँ पर तुलना नहीं होती, उत्तर अवस्था जहाँ पर तुलना अन्य से हो यानी कि दो चारों से तुलना हो, और उत्तम अवस्था जहाँ पर सबसे तुलना हो, वहाँ क्या होता है, उत्तम अवस्था होती है। जैसे हमने देखा सीता सुंदर है, करेला कड़वा है, इसकी उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्थाएं हमने बनाई। और जैसे देखें एक और उदाहरण आ जाएगा यहाँ पर, जैसे देखें राम बलशाली है, राम बलशाली है, तो यहाँ पर राम की तुलना किसी से नहीं है, राम बलशाली है। परंतु जब हम उत्तर अवस्था में आएंगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे अन्य से तुलना हो तो राम रावण से बलशाली है, यानी कि राम रावण से बलशाली है। यहाँ पर अन्य से तुलना हो गई तो ये आ जाएगा उत्तर अवस्था में। और उत्तम अवस्था यानी कि उत्तम अवस्था होती है जहाँ पर सबसे तुलना हो, राम सबसे बलशाली है, राम सबसे बलशाली है, तो यह आ जाएगा उत्तम में। अभी हम पढ़ रहे हैं विशेषण की विशेषताएं, जिसमें हमने जाना मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था को। मूल अवस्था जिसमें किसी से तुलना नहीं होती, उत्तर अवस्था जिसमें अन्य से तुलना हो यानी कि दो चारों से तुलना हो, और उत्तम में जब सबसे तुलना हो। उदाहरण हमने देखे, सीता सुंदर है, करेला कड़वा है, राम बलशाली हैं, आदि से उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं जैसे कि इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल, उत्तर और उत्तम, यानी कि उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जैसे आ जाएंगे इसमें। यानी कि तीन अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, तीनों को हमने अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं कि इनमें शब्द कौन कौन से आते हैं। जैसे उच्च ले लें, उच्चतर हो जाएगा, उच्चतम कहाँ कहाँ आएगा, तो पहले डालेंगे मूल अवस्था, यहाँ पे डालेंगे मूल अवस्था, यहाँ पर डालेंगे उत्तर अवस्था, और यहाँ पर डालेंगे उत्तम अवस्था। यानी कि हमारी ये तीन अवस्थाएं थी, मूल, उत्तर और उत्तम अवस्था। अब जैसे हम मूल की बात करें और उत्तम की बात करें और उत्तर और उत्तम की बात करें, तो मूल में जैसे हम शब्द लेते हैं उच्च, हमने शब्द लिया उच्च, तो यह मूल अवस्था में क्या, उत्तर अवस्था में क्या हो जाएगा, उच्चतर, उच्चतर। उच्चतर, उच्च का उच्चतर उत्तर अवस्था में, और उच्चतम में क्या हो जाएगा, उत्तम में
उच्चतम, हमने लिया उच्च शब्द, उच्च का उच्च मूल अवस्था थी, उत्तर में गए उच्चतर हो गया, और आगे गए उत्तम में, तो यह हो गया उच्चतम। अब जैसे देखें और शब्द लें, जैसे अच्छा, अच्छा शब्द लिया हमने, मूल अवस्था है अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर अवस्था में अधिक अच्छा, और उत्तम में सबसे अच्छा, तो लिखेंगे अच्छा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिक अच्छा। यानी कि उत्तर अधिक अच्छा, जहां पर तुलना हो, और जहां पर सबसे तुलना हो यानी कि सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे तुलना हो। और जैसे देखें एक और शब्द, उच्च हो गया, उच्चतर हो गया, जैसे उच्च हो गया, अच्छा हो गया, बुद्धिमान, बुद्धिमान भी आएगा इसमें ही, बुद्धिमान भी ले सकते हैं। और बुद्धिमान में क्या हो जाएगा, जैसे अच्छा का यहाँ पर अधिक अच्छा हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक बुद्धिमान, बुद्धिमान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बुद्धिमान। और जैसे शब्द देखें, जैसे निम्न, तो निम्न का जैसे उच्च का उच्चतर हुआ था, निम्न का निम्नतर, और निम्नतम, निम्नतर और निम्नतम, निम्न तर यानी कि उत्तर, और निम्नतम। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था हम समझ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। और जैसे देखें उदाहरण, अधिक, अधिक का क्या हो जाएगा, अधिकतर, अधिकतम, जैसे अधिक, अधिक का यहाँ पर हो जाएगा अधिकतर, अधिकतर, यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम, अधिकतर का, अधिक का अधिकतर, और अधिकतम आदि जैसे शब्द आए। जैसे कि इनका हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ऐसे शब्द आ सकते हैं जिनका हम अच्छे से मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था हम बना सकते हैं। यानी कि उच्च का उच्च शब्द लिया, उच्च का उच्च तर और उच्चतम, तर और तम, यानी कि अन्य से तुलना उत्तम, उत्तर, और सबसे तुलना उत्तम, उत्तर, अन्य से तुलना, और उत्तम, सबसे तुलना। और जब तुलना नहीं होती तो यानी कि मूल अवस्था, मूल अवस्था जब तुलना नहीं होती, जब अन्य से तुलना होती है उत्तर अवस्था, और जब किसी से तुलना नहीं होती वो जब सबसे तुलना होती है तो उत्तम अवस्था। तो हमने विशेषण को जाना और विशेषण को हमने अच्छे से समझा, विशेषण हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात, अगर मुख्य विशेषण की संख्या के संरचना एवं प्रयोग के आधार पर मुख्यतः भेद पूछे तो वो होते हैं 4, संज्ञा, संख्या परिणामवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक और गुणवाचक। और कुल पूछे तो कुल होते हैं 5, जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण ऐड हो जाता है। और जहाँ पर मुख्यतः और कुल शब्द ना लगा हो, केवल पूछे कि भेद कितने होते हैं, तो केवल भेद होते हैं विशेषण के 4, यानी कि संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक। उसमें व्यक्तिवाचक ऐड नहीं होता, केवल 4 होते हैं। विशेषण को हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।